हाय, दिस इज़ मही। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पार्टीशन ऑफ द सेट पढ़ा था, ओके? एंड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन अ पार्टीशन, ओके? एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन अ पार्टीशन, ये मैंने पढ़ा था। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, दैट मीन्स आपको कुछ सबसेट्स दे दिए जाएँ एक सेट के, जो इस सेट को पार्टीशन करते हों। तो इस पार्टीशन से ना हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन तो पार्टीशन डिफाइन करता है, साथ ही अगर पार्टीशन भी आपको दे दिया जाए तो उस पार्टीशन से हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। दैट मीन्स उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। हमने क्या पढ़ा? एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट partition the set into disjoint subset, पार्टीशन द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट। और ये जो सबसेट होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं, ओके? एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ओके? इसके कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब है बी डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। जिस सेट का पार्टीशन हो रहा है उस सेट पे हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं विद दिस सबसेट, ओके? दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन इम्प्लाइज पार्टीशन। दैट मीन्स कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे लेंगे तो उस सेट का पार्टीशन करेगा। और अगर कोई पार्टीशन हमें दिया गया है, डिफाइन है किसी सेट का, तो हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ओके? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? जेड का लिया था ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का, जहाँ हमने रिलेशन क्या लिया था कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर इवन और ऑड, ये हमने लिया था, ओके? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन जेड का पार्टीशन कर रहा था। किसमें कर रहा था? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, ओके? ये लिख सकते हैं, या इसी को क्या क्या आ रहा था कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, एंड सेकंड क्या आ रहा था? सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। दैट मीन्स मान लीजिए हम सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स को A1 से डिनोट कर दे रहे हैं, तो A1 कैसे एलिमेंट आ रहे थे? 0, 2, 4, ऐसे करके इधर -2, -4, ओके? एंड सेकेंड A2 में क्या आ रहा था? 1, -1 एंड इधर 3, 5, और इधर क्या आ रहा था? -3 एंड -5, ऐसा आ रहा था, ओके? और देखिए, ये हमने देख लिया था कि ये जो दोनों सेट हैं, ये जेड का पार्टीशन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 हमारा फाई आ रहा था, ओके? एंड जेड इक्वल टू क्या आ रहा था? A1 यूनियन A2, ओके? तो ये पार्टीशन कर रहे हैं। अब देखिए, जो कन्वर्स था, हमने कहा क्या कहा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सेट का पार्टीशन करेगा, और अगर पार्टीशन किसी सेट का दिया है तो वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन हम एक डिफाइन कर सकते हैं उस सेट पे। तो यहाँ से देखिए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये दो सेट हमारे पास दिए हैं, ठीक है? A1 एंड A2, और वो जेड का पार्टीशन कर रहे हैं। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ। देखिए क्या डिफाइन कर सकते हैं, सोचिए। देखिए अगर हम कहते हैं कि A इज रिलेटेड टू B if and only if both A and B belong to A1 or both belong to A2, okay?
ये इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं इस पे। देखिए, तो ये पार्टीशन हमको दिया था, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लिया। देखिए कैसे है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन दैट मीन्स क्या कि A इज इक्विवेलेंट टू B। ओके, अब चेक करिए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन का डिफिनेशन क्या था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो देखिए जो ये A1 है एंड A2 है, जेड का भी लिख लेते हैं, ये हमारा जेड दिया है। तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो देखिए 1 1 से रिलेट हो जाएगा, है ना? अगर A1 वाला लेते हैं तो 1 1 से हो जाएगा, और A2 वाला लेते हैं 2 2 से, दैट मीन्स जितने इवन इंटीजर्स हैं वो रिलेट हो जाएंगे खुद से, और जितने आड हैं वो भी रिलेट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव हमारा है। देन सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या था कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए है। तो क्या है कि मान लीजिए कोई भी सेट उठा लीजिए, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, या तो दोनों आड हो या तो इवन हो, क्योंकि हमने क्या लिया कि बोथ ए1 एंड ए एंड बी बिलोंग टू आइदर ए1 और ए2, दोनों एक साथ एक ही सेट में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 5 से रिलेटेड है तो 5 3 से हो जाएगा क्योंकि सेम सेट में बिलोंग करेंगे, या ये वाला लीजिए 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 से हो जाएगा क्योंकि सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का लीजिए, तो ट्रांजिटिव में क्या था कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब देखिए ए एंड बी कब रिलेट होंगे, रिलेट तभी होंगे जब वो दोनों सेम सेट में हो, या तो सेट A1 में हो या तो सेट A2 में हो। ओके, एंड बी एंड सी कब रिलेट होंगे, जब दोनों बी एंड सी सेम सेट में हो। तो कुल मिला के यहाँ से क्या निकल रहा है कि ए बी एंड सी ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं। सेम सेट में कि चाहे A1 में बिलोंग करेंगे या फिर A2 में बिलोंग करेंगे, और अगर दोनों तीनों सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो ए और सी भी तो रिलेट हो जाएगा, ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्स कन्वर्स पार्ट भी। देखिए इस मामले में जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे ना, वो लगभग हमेशा यही डिफाइन करते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोथ आर इन द सेम सेट। अब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है कंक्लूजन, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि चाहे हम पार्टीशन ऑफ द सेट लें, ओके, और चाहे इक्विवेलेंस रिलेशन लें कोई सेट पे, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स दोनों जेड को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है, बस दो अलग अलग तरीके हैं जेड को रिप्रेजेंट करने के। ओके, इसी थ्योरम को हम आसान भाषा में समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, यही जो इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट एंड पार्टीशन इम्प्लाइज कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। ओके, जो ऊपर हमने अभी लिखा था स्टेटमेंट, आप इसी को इजी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। Every equivalence relation induce a partition via equivalence classes, and conversely every partition define an equivalence relation. Define equivalence relation by grouping elements in the same subset. Okay, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन उठाएंगे वो सेट का पार्टीशन करता है। कैसे करता है, जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस निकलेंगी, ओके, जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस निकलेंगी इक्विवेलेंस क्लासेस के द्वारा सेट का पार्टीशन करता है। और कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि
एवरी पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन किसी सेट का दिया गया है, ठीक है? तो उस पे हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेट। दैट मीन्स ए कोई हमारा सेट दिया गया है एंड A1 A2 A3 AN, ठीक है? इसका पार्टीशन कर रहे हैं, सेट ए का पार्टीशन कर रहे हैं, ओके? तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंस टू बी इफ एंड ओनली इफ बोथ ए एंड बी belong to the same set, same subset। दैट मीन्स दोनों साथ में ए एंड बी या तो A1 में बिलोंग करेंगे, या तो A2 में बिलोंग करेंगे, या तो A3 में बिलोंग करेंगे। मतलब दोनों जहां भी बिलोंग करेंगे साथ में एक ही सेट में बिलोंग करेंगे। तो ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, ओके? तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट via equivalence classes and every partition of a set define a equivalence relation on the set। और वो रिलेशन लगभग हमेशा कैसा होगा कि both A and B belong to the same set। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कांग्रुएंस रिलेशन। कांग्रुएंस रिलेशन होता है कि अगर ए एंड बी कोई दो इंटीजर हैं, दैट मीन्स जेड में बिलोंग कर रहे हैं, एंड एम एक पॉजिटिव इंटीजर है। एम क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं कि एम बिलोंग टू एन, ओके? तब हम कहते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड ए माइनस बी, ओके? तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तीन लाइन से। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड ए माइनस बी। जो ये कंडीशन को होल्ड करता है वहां हम कहेंगे कि ये मतलब कांग्रुएंस रिलेशन यही होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 17 congruent to 5 mod a 17 is congruent to 5 mod 12। अब बताइए क्या ये कांग्रुएंस रिलेशन फॉर्म करेगा? कांग्रुएंस रिलेशन फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले ए बी कोई रैंडम इंटीजर्स हो। हाँ, ए बी रैंडम इंटीजर्स हैं एंड जो एम हो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ हमने 12 लिया है, तो 12 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? ये कंडीशन हो गई। आप क्या कहेंगे कि ए कांग्रुएंट टू बी तभी होगा जब ए माइनस बी को एम डिवाइड करे। दैट मीन्स जिसका मॉडुलो ले रहे हैं, यहाँ लिखा है 17 कांग्रुएंट 5 मॉड 12। तो देखिए क्या ये सही लिखा है? देखिए 17 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा? 12 आ जाएगा, ओके? एंड एम हमको क्या दिया है? 12 दिया है, तो 12 को डिवाइड कर देगा। दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशन सही है। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि 17 congruent 5 modulo 2, sorry 12, 4 modulo 4 congruent to 1 mod 3। बताइए क्या ये सही होगा? कैसे सही होगा? अगर 4 - 1, 4 - 1 क्या आ जाएगा? 3, और मॉड हमने क्या लिया है? 3, और 3 को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये सही है, ओके? अब बताइए 4 congruent टू मॉड 3, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि कांग्रुएंस रिलेशन के लिए क्या होता है कि a माइनस बी एम डिवाइड करना चाहिए। यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे, 4 - 2 क्या आया? 2 आया, एंड 3 डज नॉट डिवाइड 2। तो ये गलत लिखा है। 4 कांग्रुएंट नहीं होगा 2 के विद द मॉड 3।
तो चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। कांग्रुएंस रिलेशन ऑन जेड, बेसिकली हमको जेड पे ही पढ़ना है क्योंकि हमको जेड एम पढ़ना रहेगा, ग्रुप में पढ़ेंगे तो ये बड़ा काम आएगा। जेड एम पढ़ना है इसीलिए ये कांग्रुएंस रिलेशन पढ़ रहे हैं। ओके, लेट A and B belong to Z and M is a positive integer, then we say that A congruent to B modulo M if and only if M divide A minus B। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? A congruent to B modulo M if and only if M divide A minus B। Okay, where A and B belong to Z and M is a positive integer, that means n में belong कर रहा है ना, नेचुरल नंबर में। ओके, अब ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें जेड एम पढ़ना है ग्रुप में, इसलिए ये देखना ज़रूरी है। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस डिफिनेशन ही चाहिए। बाकी तो जो इंजीनियरिंग CSIR या IT एग्जाम वगैरह में इसका ज़्यादा पूछते हैं, अपने यहाँ UPSC में बस इतना जानना काफ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो कांग्रुएंस रिलेशन होता है ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन करता है? सेम जैसे हमने डिविजिबिलिटी देखी थी ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, उसी तरह देखिए ए कांग्रुएंट टू बी कब हो रहा है? एम डिवाइड ए माइनस बी। तो देखिए खुद हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता ही है। देखिए ए कांग्रुएंट ए मॉड, मान लीजिए मैंने n ले लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर से, तो देखिए a माइनस ए क्या होगा? 0 होगा। एंड 0 तो हर नंबर डिवाइड करता है ना, तो एन 0 को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो रही हैं। ओके, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू, जो भी सेट हम लेंगे, मान लीजिए ए ले रहे हैं। ओके, सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए कांग्रुएंट बी है, दिस इम्प्लाइज बी कांग्रुएंट ए होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई नंबर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ओके, तो वो बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा, बस उसका माइनस में चला जाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा है 8 माइनस 6 को, तो क्या आएगा? 2 आता है। और अगर 2 डिवाइड करेगा 6 माइनस 8 को, तो क्या आएगा? -2। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि केवल डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड तो कर ही रहा है। दिस इम्प्लाइज ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन है, दिस इम्प्लाइज बी कांग्रुएंट टू ए मॉड एन भी हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड ट्रांसिटिव होना चाहिए। ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव में क्या होना चाहिए? मान लीजिए एन डिवाइड कर रहा है किसको? ए माइनस बी को। ओके, एंड एन डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या होना चाहिए कि एन डिवाइड करे ए माइनस सी को। जैसे देखिए मान लीजिए एन हमने 2 ले लिया, 2 डिवाइड कर रहा है 8 माइनस 6 को। ओके, एंड 2 डिवाइड कर रहा है 6 माइनस 4 को। अगर ये दोनों है तो अगर क्या निकला है? 2 डिवाइड करे 8 कांग्रुएंट 4 कब होगा? जब 2 डिवाइड करे 8 माइनस 4 को, तो 2 8 माइनस 4 को भी तो डिवाइड करेगा। ओके, तो इसी तरह हर इंटीजर्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि जो कांग्रुएंस रिलेशन होता है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड, इट प्रिजर्व्स पास, मतलब सम, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर्स। दैट मीन्स क्या है? मान लीजिए
ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन है, ओके, एंड बी कांग्रुएंट टू सी, सी ले लिया डिफरेंट डिफरेंट, सी कांग्रुएंट टू डी मॉड एन है। देखिए दोनों में जो मॉड के अंदर है ना वो सेम है, ओके। तो इट प्रेजेंट्स सम मल्टीप्लीकेशन एंड पावर्स, दिस इंप्लाइज क्या कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस सी कांग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एन, ओके। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन भी प्रिजर्व करता है, दिस इंप्लाइज ए इंटू सी कांग्रुएंट बी इंटू डी मॉड एन, ओके। एंड थर्ड क्या, पावर्स को भी प्रिजर्व करता है, दैट मीन्स ए टू द पावर के कांग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉड एन, जहाँ के हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ओके। थर्ड ये कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है, ओके। मान लीजिए ए इंटू सी कांग्रुएंट टू पी इंटू सी मॉड एन, तो ये जो सी होगा ना ये हट जाएगा, ओके। दैट मीन्स ये कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है कि ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन, ऐसा इसको लिख सकते हैं। और कब लिख सकते हैं, जब सी एंड एन का जो जीसीडी हो वो 1 हो। दैट मीन्स कैंसिलेशन लॉ तब भी फॉलो करेगा जब जिसको कैंसिल कर रहे हैं, मान लीजिए हम सी को कैंसिल कर रहे हैं, सी एंड जिसके रिस्पेक्ट में मॉडुलो ले रहे हैं, मॉडुलो एन ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो, को प्राइम हो, को प्राइम, दैट मीन्स इनका जीसीडी 1 हो। That means you can cancel C only if GCD of C and N is 1। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई इसकी। बस हमें इसका बेसिक ही पढ़ना है, यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह में। अपने यहाँ बस इतना समझना काफ़ी है, ओके। तो चलिए रिलेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन। बस फंक्शन पढ़ने के बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन पे आ जाएंगे, फिर आपका कोर्स सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन। रिलेशन डिफाइन करते हैं एफ ए टू बी। अगर ए के हर एलिमेंट के लिए, ए में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए अगर हमको बी के पास कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाए, विद द रूल, कोई एक रूल डिफाइन करें जिस रूल के अकॉर्डिंग ए के हर एलिमेंट के लिए बी में हमको कोई एक एलिमेंट मिल जाए, तो हम उसे कहते हैं कि फंक्शन। मान लीजिए ए में एलिमेंट हो गए ए बी सी, ओके, ये ए हमने सेट ले लिया एंड एक सेट हमने बी ले लिया है, इसमें सी डी ई हो गए। तो अगर ए का हर एलिमेंट असाइन हो जाए बी के एक एलिमेंट पे, ओके, मान लीजिए ये भी सी पे चला गया एंड ये डी पे, तो देखिए बी के हर एलिमेंट के लिए, सॉरी ए के हर एलिमेंट के लिए हमें बी में कोई एक एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेशन डिफाइन कर पाते हैं तो उसको फंक्शन बोल देते हैं, ओके। ये याद रखिएगा, ए में जितने एलिमेंट हैं उसके हर एलिमेंट के लिए बी में एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे
ए है ना, ए मान लीजिए सी पे जा रहा है, ओके? तो ए सी पर ही जाएगा, ए की केवल एक ही इमेज बनेगी। मान लीजिए हमने ए बी ले लिया, इधर सी डी ले लिया, ठीक है? ये ए सेट है, ये बी है। अगर ए सी पे जा रहा है और ए डी पे भी जा रहा है, दैट मीन्स ए की अगर दो इमेज मिल रही हैं, ओके? ए की अगर दो इमेज मिल रही हैं, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, ओके? तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक तो ए के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज मिलनी चाहिए और वो इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन a function f from a to b is a rule which assign each element of a to a unique element of। देखिए अब यहाँ कीवर्ड्स क्या हैं कि दो सेट हो हमारे पास ए एंड बी, वो क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। देन जो फंक्शन होता है वो एक रूल होता है, रूल विच असाइन ईच एलिमेंट। देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट के लिए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स ए के हर एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ ए टू बी, तो ये फंक्शन कब होगा? ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन बी, यूनिक एलिमेंट इन बी। मान लीजिए बी बिलोंग टू बी सच दैट एफ ए इक्वल टू बी, ओके? एफ ए इक्वल टू बी हो जाए। For all A belong to A, there this is unique B in B such that FA equal to B। मान लीजिए कहीं दिया है FA equal to B, ओके, एंड FA equal to C, तो बताइए क्या ये फंक्शन होगा? बताइए, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही हैं। हमने क्या पढ़ा फंक्शन की डेफिनेशन में कि जो एलिमेंट हो उसकी इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, ओके? देखिए जैसे रिलेशन में हमने पढ़ा था, जो ये सेट ए होता है जिससे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ये हमारा डोमेन कहलाता है, ओके? डोमेन। और पूरे डोमेन में फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइन होगा उसी को हम डोमेन बोलते हैं, ओके? वही जो डिफिनेशन में हमारे कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी, और बी क्या हो? यूनिक हो। एंड जो बी सेट होता है ये वाला, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। एंड रेंज, रेंज कैसे डिफाइन करते हैं? जितनी इमेज मिल रही है ना एफ के ए के सारे एलिमेंट के लिए, जितनी भी इमेज मिलती हैं उन इमेज का जो कलेक्शन होता है ना उसको हम रेंज बोलते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल थोड़ा इस फंक्शन की डेफिनेशन को और एलाबोरेट करेंगे एंड इसके कुछ टाइप्स देखेंगे, ओके? थैंक यू। जो समझ ना आए वो बताइएगा।